Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Kokar. I'm the owner of International Gateway Group of Companies. I'm from Turkey और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लोगों के काफ़ी सारे सवाल हैं, वो इंशाल्लाह मैं उनके कुछ सवालों के आंसर देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों को जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मेरे साथ रब्ता करते हैं और उनको जब थोड़ी सी आंसर मिलने में ताख़ीर हो जाती है तो वो और टोन में मैसेज करना शुरू कर देते हैं या फिर मतलब मेरे जाके यूट्यूब चैनल के ऊपर मैसेज करते हैं, जी आप तो जो है बिल्कुल जवाब नहीं देते और इस तरह, और फिर पता नहीं क्या क्या उनके जो भी माइंड में आता है तो वो फिर थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा जब मैसेज कर लेते हैं तो तहम्मुल रखा करें। आप ये ज़हन में बात रखा करें कि मैं सिर्फ़ यहाँ पे फ़कत आपके लिए नहीं बैठा हुआ, मुझे यहाँ पे एक एक एवरी सेकंड के अंदर जो है एक एक दर्जनों के हिसाब से मैसेज आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं। तो मैं कोशिश तो हमेशा करता हूं कि जितने भी मैसेज आएँ या कॉल आएँ मैं वो अटेंड भी करूं और उनको आंसर भी करूं। तो मैं गाहे बगाहे जैसे जैसे मुझे फ़ुर्सत मिलती है तो मैं उनको आंसर ज़रूर करता हूं। तो बराए मेहरबानी मेरी इतनी बात कहने के यही है कि मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तहम्मुल रखा करें, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। सम टाइम हम ऑफ़िस में बिज़ी होते हैं या किसी मीटिंग में होते हैं या किसी क्लाइंट के साथ होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मैसेज जो है आंसर करने में ताख़ीर हो जाती है, तो फ़ौरी तौर पे जो है आप लोग नाराज़गी का इजहार कर देते हैं। तो खुदारा इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको ग्रेस किया करें। हमारी काफ़ी मसरूफ़ियत होती है, आप थोड़ा सा बस सब्र किया करें, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको आंसर करेंगे। मैं मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जिससे प्रॉपर आपको आंसर जो है वो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई दिया जाए। और सेकंड थिंग ये है कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कुछ मेरे पास इस टाइम जो फैमिलीज़ आई हुई हैं। सबसे पहले कुवैत से कुछ लोग आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर सेकंड थिंग कुछ आज फैमिली माशाल्लाह पहुँच गई हैं दुबई से, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पांस है इस टाइम, और इंडिया के जो स्पेशली मुस्लिम लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक इज़्ज़त से नवाजते हैं। एक गैर मुल्क होके जो है उनकी इतनी मोहब्बत और चाहत मेरे बारे में, मैं यकीन करें कि इट्स अमेजिंग। और मैं बहुत अगेन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी एक साहब माशाल्लाह इंडिया से मेरे पास आए हुए थे, तो उन्होंने माशाल्लाह मुझे कॉल की, और आज हालांकि एक वीकेंड था लेकिन बहुत ही मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके माशाल्लाह। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। बहुत सारे मेरे बारे में बहुत सारे अच्छे कमेंट्स थे उनके, और मेरे पास बहुत कम अल्फाज होते हैं ऐसे लोगों के लिए। यकीन करें कि मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का। और उसके बाद पाकिस्तान से माशाल्लाह बहुत सारे लोग सिंगल भी और फैमिलीज़ भी जो आ रही हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम परदेसियों के लिए, आने वालों के लिए आसानियाँ फ़रमाए। तो ये है कि अब आगे चलते हैं सवालात की तरफ। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मुझे कि क्या हम पाकिस्तान से डायरेक्टली किसी रूम में या किसी घर पर क्या हम शिफ्ट हो सकते हैं। देखें, स्पेशली यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, जो 2 4 5 लोग मेंबर्स होते हैं, वो तो ज़ाहिर बात है किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। उनके लिए तो एक प्रॉपर अपार्टमेंट चाहिए, और उनकी कोशिश होती है कि हम होटल से अवॉइड करें, होटल में ना जाएं और डायरेक्ट हम किसी के घर पर जाएं, और हम होटल से बच जाएं। शायद वो एक एक्सपेंस से बचने की कोशिश करते हैं
कि ताकि हमारा ख़र्चा कम से कम हो, और या फिर वो उनको ये होता है कि हम जहाँ जाना है हमने वहीं जाके एक दफ़ा प्रॉपर बैठ जाएं। देखें, ये प्रॉपर बैठना भी एक जो चीज़ है ये भी गलत प्लानिंग है सबसे पहले। और दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पैसे बच जाएं तो ये भी एक सख्त गलत प्लान है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मुश्किलात आ सकती हैं। आप वहाँ पाकिस्तान से जिन लोगों के साथ रब्ता करते हैं, तो अगर वो लोग आपको ऐसा कोई ऑप्शन दे देते हैं जिसमें आपको कोई घर अवेलेबल हो भी जाता है, तो देखें, ना तो आपको उसकी लोकेशन का पता होता है, ना उसकी कंडीशन का पता होता है, और ना ही वो लोगों का आपको पता होता है कि वो लोग कितने को ऑथेंटिक हैं, वो लोगों की क्या रेपुटेशन है यहाँ पे, वो लोग आपके साथ कैसा सलूक करेंगे, कैसे मामलात होंगे। तो ये अगर तो आप पैसे बचाने के लिए ये चीज़ें करते हैं तो ये नहायत ख़तरनाक हैं और आपके लिए तरह तरह के मसाइल पैदा कर सकती हैं। सबसे जो बेस्ट वे है मेरे भाई, आप लोग, मेरी बहनें, जो भी फैमिलीज़ हैं, स्पेशली सिंगल पर्सन, तो देखें, हम लोग भी हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सिंगल लोगों को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये नहायत गलत तरीका है कि आप किसी को यहाँ से टच कर लें और उसके साथ कोई ऐसी प्लानिंग कर लें कि आप डायरेक्ट किसी रूम में या डायरेक्ट किसी घर में शिफ्ट हों। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत गलत प्लान है। आपको तहम्मुल से काम लेना चाहिए, चाहे आपका 200, 400, 500 लीरा, 1000 लीरा भी अगर आपका ज़्यादा लग जाता है तो आपको कतई तौर पे ये काम नहीं करना चाहिए। आपको डायरेक्टली पहले होटल में आना चाहिए। होटल में चाहे आपका इन प्रोसेस के लिए 1 वीक लग जाए, 10 दिन लग जाएं, यकीन करें आपके लिए वो एक बेस्ट वे है और वो बिल्कुल एक लीगल तरीका और बहुत अच्छा तरीका है। उसमें मैं आपको फ़ायदे बताता हूं कि देखें, आप बहुत सारी क्राइम से भी बच सकते हैं और बहुत सारी स्कैम्स से भी बच सकते हैं। क्यों कि डायरेक्ट आप किसी के रूम में चले जाएं या किस तरह वो आपको डील कर रहा है, आपको कैसे पता है कि वो रूम ठीक है या अपार्टमेंट ठीक है या वो लोग आपके साथ कोई मसला मसाइल नहीं करेंगे। तो बेहतर इसका तरीका यही है कि आप पहले होटल में आएँ। होटल में देखें, उसके फ़वायदे ये हैं कि आप एक तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपना डिसीजन बड़े आराम से तहम्मुल से ले सकेंगे, और जो भी आप रूम देखते हैं या किसी के साथ शेयरिंग में देखते हैं या अपार्टमेंट देखते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से देख के उसको चूज़ करके, अपने मशवरा करके, लोकेशन देख के, घर को पसंद करके आप डन करेंगे तो वो सबसे बेहतर है। इस तरह आपकी माल जान हर चीज़ जो है महफूज रहेगी और यही तरीका ठीक है। और एक और बात है कि मेरे साथ भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोई अरेंजमेंट करा दें कि हम डायरेक्टली जो है वो घर पर अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हों। देखें, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर मैं अपने तौर पे कोई रेंज करता भी हूँ तो आपको टोटल अमाउंट भेजनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जितने भी अपार्टमेंट होते हैं वो टर्किश लोग के होते हैं, और हम लोगों ने जब भी उनके साथ डील करनी होती है तो ऑन द स्पॉट हमने उनको कुछ जगहों पे 1 डिपॉजिट होता है, कुछ जगहों पे 2 डिपॉजिट होते हैं, 1 एडवांस होता है। तो ये टोटली अमाउंट जो है उनको देने के बाद ही तमाम तरह एग्रीमेंट लिखा जाता है और तब ही चाबी हमारे जो है की जो है हमारे हैंड ओवर होती है। तो इसमें एक तो ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है। जो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लोग आते हैं तो इंतहाई ट्रस्टेबल लोग हैं और मैं यकीन करें उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि लाखों लीरों का ट्रस्ट करने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आते हैं। लेकिन सम टाइम लोग होते हैं कि जब भी इस तरह की वो चीज़ करते हैं तो फिर जब वो मजबूर करते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि हाँ, आप पेमेंट भेजें तो मैं कोई घर जो है यहाँ पे डन कर लेता हूँ। तो जारी बात है, उस टाइम एक फ़र्स्ट टाइम हो तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि किसी अजनबी को फौरी तौर पे पेमेंट सेंड कर देना। तो इसके मैं हक़ में भी नहीं हूँ और ना मैं किसी को कहता हूँ कि हमें कोई पेमेंट सेंड करें आपके लिए, हम यहाँ पे घर देख लें। तो मैं आपको यही कहूँगा, मेरे साथ करें या किसी और के साथ आप डील करें, लेकिन वो डील का तरीका यही है कि आप पाकिस्तान से आएँ, होटल में स्टे करें, सेफ भी रहें और अपनी वर्किंग करें, लोगों को देखें, उनके ऑफिस में जाएं, उनका सेटअप देखें,
फिर जाके आप डील करें और फिर जाके अपना घर अपार्टमेंट जो भी आप लेना चाहें वो लेके तो ऑन द स्पॉट उसको एग्रीमेंट करके उसी टाइम उसके तहत पेमेंट करके तो अपना जो है मामला आगे जो है ना कंटिन्यू करें। इस तरह से अनएक्सपीरियंस और अननोन मामलात में डील ना करें और वहाँ बैठे हुए पाकिस्तान से जल्दबाजी भी ना करें। ठीक है, 2-4-500 की बात नहीं है। आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब आप घर से चलते हैं, आप वीज़ा का एक्सपेंस करके आते हैं, टिकट्स लेके आते हैं, फिर यहाँ पे आके आपके लाखों रुपए मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्स में या किसी और मामलात में लगने होते हैं, तो लिहाजा आपको नहायत ही सेफ्टी के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ यहाँ पे मामलात करने पड़ते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो लोग नए आते हैं उनको जो सेटिंग के हवाले से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो बराए मेहरबानी मतलब इन चीज़ों से बचें, अपने जो मामला आते हैं उसको प्रॉपर लेके चलें। और दूसरा जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आता है वो आता है वर्क परमिट के हवाले से कि हमें वर्क परमिट वहाँ पे कैसे हासिल हो सकता है। तो वर्क परमिट देखें, यहाँ से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या आप हमें वर्क परमिट पाकिस्तान में भेज सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों की मुझे कॉल्स भी आती हैं, जी हमारा तो टर्की से वीज़ा आ गया है और हमारा कंपनी का वीज़ा है और हमें वर्क परमिट आ गया है, अब हम मेडिकल कराने चाह रहे हैं, हम फलां ये। तो वो बहुत सारी कंपनी के नेम्स भी मेंशन करते हैं, इस टाइम मेरे जहन में नहीं है। मेरे मोबाइल में एक से एक सबूत पड़ा है इसके मामले में, इसके बारे में। तो ये नहायत ही एक फ्रॉड और एक झूठ वाली बात है कि यहाँ से किसी का वर्क परमिट जा रहा है। यकीन करें, इन चीज़ों से बचें। और दूसरा ये कि यहाँ से किसी किस्म का वर्क परमिट नहीं जाता। और जो लोग नए आते हैं, मैं अब उनको ये बता दूं कि वर्क परमिट जिनको बड़ा शौक़ है वर्क परमिट लेने का और पाकिस्तान से, वो उन्होंने बहस ही यही होती है कि हमने वर्क परमिट लेना है, अगर तो वो आप भेज सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम वहाँ आके वर्क परमिट लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वर्क परमिट जो एक बंदा नया यहाँ पे आ रहा है तो वो वर्क परमिट के पीछे पड़ जाएगा, तो वो क्या उसको वर्क परमिट मिलेगा, या अगर उसको वर्क परमिट मिलेगा तो वो क्या उसके मंथली एक्सपेंस होंगे, तो क्या वो वर्क परमिट उसको सूट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखें, आपकी टीआरसी होने के बगैर वर्क परमिट किसी सूरत में आपको नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कुछ लोग मुझे ये भी सवाल करते हैं कि हम जिस कंपनी में काम करेंगे क्या वो हमें वर्क परमिट देंगे। देखें, ये मामला इतना आसान नहीं है कि कोई बंदा आपकी ज़िम्मेदारी ले ले और आपको फौरी तौर पे वर्क परमिट दे दे, क्योंकि वर्क परमिट के मंथली 1000, 1100, 1200 लीरा जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। और वर्क परमिट की मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, क्या आप लेबर हैं, मैनेजर हैं, सेल्स में हैं या किस कैटेगरी में हैं, उसी हिसाब से मंथली जो है गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो ये कोई भी बंदा अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता कि आपको फौरी तौर पे कोई बंदा यहाँ पे काम जिसके पास आप काम कर रहे हैं तो वो कोई फैक्ट्री वाला या किसी भी कंपनी वाला आपको वर्क परमिट दे दे। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर एक नॉर्मल तरीके से आप आ रहे हैं टीआरसी करने के लिए, आप जॉब करने के लिए आ रहे हैं, तो जॉब करने वाले बंदे के लिए यहाँ पे 1800 2000 की जॉब है, तो उसने ये सोचा होता है कि मैं जाके टीआरसी के बाद वर्क परमिट लूँगा। तो हाँ मेरे भाई, अगर वर्क परमिट आप लेना चाहते हैं, अगर तो आपके पास बहुत पैसे हैं तो ठीक है, आप वर्क परमिट लें तो मंथली भरते रहें। तो किसी टाइम लोगों का ये प्लान होता है कि हम वर्क परमिट लेंगे और 2, 4, 5, 6 महीने उसका सिलसिला चलाएंगे और हम आगे शेंजन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो जिस बंदे ने 1800 2000 की जॉब करनी है तो उसने कंपनी कैसे खोलनी है, कम से कम यहाँ पे एलएलसी का जो लिमिटेड कंपनी है उसका तकरीबन 6000 से लेके 6500 टर्किश लीरा तक एक्सपेंस आते हैं सिर्फ कंपनी खोलने पे। उसके बाद आप जाके वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वो भी सबसे पहले आपको टीआरसी अप्लाई करनी पड़ती है। टीआरसी जब तक आपकी 3 मंथ्स पुरानी ना हो जाए, 3 मंथ्स उसको बने हुए ना हो जाएं, तब तक आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आप कंपनी परफॉर्म करके वो अपनी कंपनी पे
वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपके पास TRC होना लाजमी है। और अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप जॉब करने आए हैं या जॉब कर रहे हैं 1800 2000 की, तो आप अगर वर्क परमिट ले लेते हैं तो मेरे भाई 1100 अगर वर्क परमिट का मंथली आपको गवर्नमेंट को देना पड़े, और वर्क परमिट के बाद आपको कंपनी के ऊपर एक मुहासिब भी यहाँ पे होता है जिसको अकाउंटेंट भी बोलते हैं, 400 to 500 मंथली उसकी फ़ीस है, जो तमाम तर डिटेल आपकी गवर्नमेंट को सबमिट करता है एवरी मंथ के ये कंपनी इस तरह से काम कर रही है, ये इसकी इनकम है, ये इसका तरीक़ाकार है। तो उसको आप 400-500 जो है मंथली पे करते हैं, और वो हर हाल में लाजमी है। अगर आप यहाँ पे कंपनी खोलते हैं तो उसके ऊपर आपको मुहासिब रखना पड़ता है और उसको मंथली देना पड़ता है। फिर उसके बाद आप आ जाएं, अगर तो आपने प्रॉपर ऑफिस खोला हुआ है तो ऑफिस का किराया भी होगा, और उसके बाद जो अगर आपने किसी ऑफिस का जस्ट एड्रेस यूज़ किया है कंपनी खोलने के लिए, तो उसको कम से कम 150-200 लीरा उसको भी देना पड़ेगा, और कंपनी के 68 लीरा टैक्स भी हैं। इस तरह मिला के मेरे भाई 1700-1800 लीरा जो है मंथली आपको बाहर देना पड़ता है। तो आप वर्क परमिट कैसे लेंगे, कैसे उसको अगर कंपनी बना भी लेंगे, वर्क परमिट ले भी लेते हैं, तो आप 1800 की जॉब करते हैं और 1800 लीरा आप जॉब से लेके मंथली आप सिर्फ गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो आप यहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे? हाँ, अगर तो आपको ये लालच है कि मैं कंपनी बेस पे वर्क परमिट लेके तो मैं आगे शेंजन के लिए वीज़ा अप्लाई करूँगा, वो मूव कर जाऊँगा, हाँ, तो उसके लिए फिर भी आपको काफ़ी सारी अमाउंट चाहिए जो आपका अकाउंट मेंटेन करे, और उसके लिए कोई भरोसा नहीं है कि आपको 6 मंथ लग जाएं, आपको 8 मंथ लग जाएं, 10 मंथ लग जाएं या 1 ईयर लग जाए। उसमें आपको कंपनी की वर्थ भी बनानी होती है, उस बेस पर जाके आप कहीं शेंजन वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। असल में वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है, सवालात बहुत हैं, ये 2 सवाल ही क्लियर करने में मेरे ख्याल में मेरी 10 मिनट से ऊपर वीडियो हो गई होगी। तो उसके बाद मेरे पास तरह तरह के सवाल आते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से और सिटीज़नशिप के हवाले से, फिर जो है उसके बाद TRC के हवाले से। तो ये बेशुमार सवाल होते हैं। मैं व्हाट्सएप पे बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ। यकीन करें 9-9 मिनट के मैसेज लोग करते हैं, तो उन 9 मिनट के मैसेज के अंदर कम से कम कोई 50 सवाल होते हैं, तो मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग की नाराज़गी जब होती है तो उसमें बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब आपको मैं इग्नोर करूँ या आपको आंसर ना दूँ, तो बस मसरूफ़ियत की वजह से डिले हो सकता है, तो लिहाजा आप तहम्मुल रखा करें। और मज़ीद कोई सवाल हो तो मैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ वीडियो के अंदर या मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप के जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं इंशाल्लाह क्लियर करता रहता हूँ। तो उम्मीद है कि कम से कम ये जो नए लोग आ रहे हैं या वर्क परमिट के हवाले से पाकिस्तान में बैठे लोगों को जो गलत गाइड कर रहे हैं, तो उनको कम से कम मेरी वीडियो देख के तो ये समझ जाना चाहिए यही रियलिटी है, यही हकीकत है। अगर आप इससे हट कर किसी की बातों में जाएंगे या आपको कोई गाइड करेगा मैं आपको इस तरह से नहीं ऐसे करवा दूंगा, तो यकीन करें यहाँ पे डेली कोई दर्जनों स्टोरियाँ हैं जो कि अगर आप लोग किसी भी थोड़ा सा लचक लेके चलेंगे तो आप ज़रूर किसी ना किसी मसले में फंस जाएंगे। तो फिर वहाँ पे सिवाय आपका टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट, और सबसे बड़ी बात कि फ़लाँ पाकिस्तानी ने मेरे साथ ऐसे किया, मुल्क का नाम ख़राब और पाकिस्तानियों का नाम ख़राब, और इसमें कुछ हासिल नहीं होगा आपको। बराए मेहरबानी इन चीज़ों से एहतियात करें। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं वो प्लीज़ बराए मेहरबानी लोगों को अच्छा गाइड करें, ताकि हमारा नाम पाकिस्तानियों का एक नाम हो सके और लोग अपने लोगों को बुरा ना समझें। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।